देखो, ये क्लास 9 में आप लोगों ने क्लास ट्राइंगल चैप्टर का कॉन्ग्रुएंसी देखा था, दो ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट किया जाता है। तो सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। यहाँ पे बस हम साइड्स के रेशियोज को इक्वल दिखाते हैं, और क्लास 9 में आपने जो कॉन्ग्रुएंसी किया था उसमें हम साइड्स के लेंथ को इक्वल दिखाते हैं, यही डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने जो कॉन्ग्रुएंसी किया वो अगर क्लियर है तो आपको काफी मदद मिलेगा इसमें ट्राइंगल चैप्टर में। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे कुछ सवाल है। जैसे ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट न सिमिलर। देखो, सारे सर्कल्स मतलब एक छोटा सर्कल ले लो, एक बड़ा सर्कल ले लो, उससे भी बड़ा ले लो, तो इस तरह हम कोई भी सर्कल ले ले, क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो कॉन्ग्रुएंट का एक्चुअली मतलब होता है पूरा मिरर इमेज। आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हो तो मिरर के सामने जो इमेज बनता है मिरर के अंदर वो आप जैसा ही बनता है, एकदम आप जैसे थोड़ा भी डिफरेंस नहीं, साइज में, कलर में, सब मतलब आप किसी भी एंगल में देखो सब सेम है ना। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब मिरर इमेज, तो ये तीनों मिरर इमेज तो लग नहीं रहे, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो ये सिमिलर है। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। उसी तरह से ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो सिमिलर, क्योंकि आप एक छोटा स्क्वायर बनाओ या फिर आप बड़ा सा स्क्वायर बनाओ, ठीक है, छोटा स्क्वायर बनाओ बड़ा स्क्वायर बनाओ, तो छोटा वाला स्क्वायर बड़े वाले स्क्वायर का मिरर इमेज तो नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वो सिमिलर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा है ऑल डैश सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो कौन से हाँ, मतलब ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, जैसे ये सब इक्विलेटरल शेप्स है, जैसे सर्कल्स हो गया, स्क्वायर हो गया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, या फिर आप बोलो रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन ले लो, जैसे अगर हम 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें तो वो इक्विलेटरल है। अगर 4 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें तो वो स्क्वायर है। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन ले लो, या फिर रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन ले लो, तो वो सब जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, वो सिमिलर होते हैं। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन लेने से वो सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। तो यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होने से नहीं होगा। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल, हर आइसोसेलेस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ये कोई जरूरी नहीं है, सिमिलर होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होगा ये कंफर्म है। कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा वो कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर पूरा मिरर इमेज है दो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट होगा, वरना सिमिलर तो होगा ही होगा। ठीक है, छोटा हो या बड़ा हो या बराबर हो, सिमिलर तो होना ही है। इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। ठीक है, तो ये बात याद रखो। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स मतलब सेम हो, और मतलब उनका जो साइड का जो लेंथ है वो सेम हो, जो एंगल्स है सारे वो सेम हो, तो इसे हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, सारे साइड्स का लेंथ सेम होना चाहिए, सारे एंगल का वैल्यू सेम होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगॉन होता है। ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल रेगुलर होता है, क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर रेगुलर होता है, पेंटागन में जो सारे साइड सेम हो या सारे एंगल सेम, उसे हम बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। तो इस तरह वो सब यहाँ पे सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं। ठीक है, सिमिलर। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के, और भी और एक समय यहाँ पर देखो, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। देखो यही बात बोल रहे हैं यहाँ पे, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो मैंने अभी बोला आपको रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में, corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. corresponding sides are proportional मतलब जो मान लो एक छोटा पॉलीगॉन लेते हैं,
ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं, एक बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल लेता है। अभी साइड्स का लेंथ तो सेम नहीं है ना, साइड का लेंथ आपको सेम नहीं मिलेगा, लेकिन साइड के रेशियो सेम मिलेंगे। जैसे मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके सारे साइड्स आपको यहाँ 6 और सारे साइड्स का लेंथ यहाँ 6 सेंटीमीटर करके है। दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका सारा साइड जो है 10 सेंटीमीटर करके है। तो अगर आप अभी रेशियो निकालते हो, ये साइड का रेशियो इसके साथ 6/10, ये साइड का रेशियो इसके साथ 6/10, इसका रेशियो इसके साथ 6/10, तो सबके रेशियोज इक्वल है। इक्वल रेशियोज को हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ओके, जब रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम इसे प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इक्वल रेशियो मतलब प्रोपोर्शनल, हाँ ये बात याद रखो। तो दो पॉलीगॉन जिसके नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड, दो पॉलीगॉन जिसके साइड्स, जो नंबर ऑफ साइड्स है वो सेम है और वो सिमिलर है। तो दो पॉलीगॉन कब सिमिलर होता है? जब उसके सारे एंगल्स इक्वल हो, जैसे इस पॉलीगॉन के एंगल्स उस पॉलीगॉन के एंगल्स के साथ इक्वल हो, और उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल हो, इक्वल नहीं होना चाहिए, हाँ इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल। तो यहां पे आप प्रोपोर्शनल लगाओ। क्लियर हो गया ये? इनमें कोई डाउट है? ठीक है, तो ये बेसिक है। ठीक है, सिमिलैरिटी के बारे में बस आप इतना ही याद रखो, छोटा सा बात। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है ना, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो पहली बात वो मिरर इमेज नहीं होता, ध्यान रखना। हाँ, सिमिलर में देखो कॉन्ग्रुएंसी की जब बात करते हैं ना, जब हमने क्लास 9 में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, तो सीधे सीधी बात आप उसको जेरोक्स बोल सकते हो। ठीक है, मतलब या फिर मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज आप बोल सकते हो। जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल है मिरर इमेज। लेकिन सिमिलरिटी में क्या होता है? सिमिलरिटी में दो चीजें होती है। सिमिलरिटी में दो चीज होता है, ये दो चीज मैं आपको यहां दिखाता हूं। दो ट्राइंगल सिमिलर जब होता है वहां पे दो प्रॉपर्टी बनती है। पहला प्रॉपर्टी, दोनों ट्राइंगल के जो एंगल्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल है, मैं इनका नेमिंग कर देता हूं, ए बी और सी। यहां पे मान लो पी क्यू और आर। ठीक है, ये दो ट्राइंगल है, ये ए बी है और ये पी क्यू है। ठीक है, सॉरी हम एंगल की बात कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है, मान लो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पी है, तो ए का एंगल पी के साथ इक्वल होना चाहिए। बी का एंगल बी जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंगली क्यू के साथ इक्वल है, तो बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्यू हुआ। सी कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल है आर के साथ। मतलब कौन किसके साथ इक्वल पेयर बना रहा है उसी को हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें वो चीज नहीं होता कि भाई दो पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, हम इसकी बात नहीं कर रहे। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो पैरेलल लाइन की वजह से बनता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पे बस देखना है कि कौन से पेयर इक्वल है। ठीक है, जो इक्वल पेयर ऑफ एंगल्स है उन्हीं को हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये पहला बात है, दो ट्राइंगल तब सिमिलर होगा जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, दोनों ट्राइंगल जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज है वो इक्वल होंगे, मतलब प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, जैसे ए बी का पी क्यू के साथ जो रेशियो बनेगा वही रेशियो बनना चाहिए ए सी का पी आर के साथ, और सेम रेशियो बीसी और क्यू आर में भी होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट का क्लियर मतलब है कि अगर दोनों ट्राइंगल के साइड्स के रेशियोज इक्वल है या प्रोपोर्शनल है, अब इक्वल रेशियोज को, सेम रेशियो को ही हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो अगर प्रोपोर्शनल है तो फिर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। या फिर दूसरा कंडीशन, अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मतलब जो पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है, यहां पर जैसे ए पी के साथ इक्वल है, बी क्यू के साथ इक्वल है, सी आर के साथ इक्वल है, तब हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोलेंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल की ये दो प्रॉपर्टी है, इसका ध्यान रखना। सिमिलर ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज इक्वल होते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो बस ये है सिमिलैरिटी।
ठीक है। अच्छा, सिमिलरिटी सीखने से पहले आपको पहले एक प्रॉपर्टी करना पड़ेगा, इसे हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, इन शॉर्ट बोलते हैं इसको बीपीटी। ठीक है। अच्छा, ये आप यहां पे एक बार देखो, ये स्टेटमेंट देखो यहां पे, इन्होंने बोला है द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नोन एज थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को शॉर्टकट में बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी। इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, थेल्स थ्योरम। अच्छा, बीपीटी होता क्या एक्चुअली, बीपीटी क्या होता है, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं जाता हूँ। बीपीटी का एक्चुअली मतलब होता है, अगर कोई लाइन, मतलब जैसे ये एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है, अगर कोई लाइन बीच में से ऐसे ड्रॉ हो रहा है जो इस बीसी के साथ पैरेलल है, ठीक है, ये जो बी डी ई है वो बीसी के साथ पैरेलल है, अगर ऐसा हुआ तो ये बाकी ए बी साइड और ए सी साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं ये चीज। मान लो यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, मैंने ये जो लाइन ड्रॉ किया ये मैंने इस तरह से ड्रॉ किया कि ये इस बेस वाले लाइन के साथ पैरेलल हो। ठीक है, इसको मैं नेमिंग कर देता हूं यहां पे डी और ई। ठीक है, देखो क्या हमने कंडीशन रखा, इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी देन एडी बाय डीबी इज इक्वल्स टू एई बाय ईसी। दैट्स इट, बस इतना ही है, इसी को हम बोलते हैं बीपीटी। तो बीपीटी में इफ एक्चुअली गिवन इंफॉर्मेशन है, और देन जो हमें प्रूफ करना है, मतलब अकॉर्डिंग टू थ्योरम, थ्योरम का ये मीनिंग होता है, इफ वाला जो पोर्शन होता है वो गिवन होता है, गिवन में आपको बोला गया डीई बीसी से पैरेलल है, अगर डीई बीसी से पैरेलल है तो फिर ये डीई बाकी एबी साइड और एसी साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। एबी का रेशियो जो होगा, मतलब एबी को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा एसी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब एडी बाई बीडी का जो रेशियो यहां बनेगा एडी बाई बीडी सेम रेशियो एई और ईसी में भी बनेगा। बस इतना जरूरी है कि ये जो डीई है वो बेस बीसी के साथ पैरेलल होना चाहिए, अगर पैरेलल है तो इक्वल रेशियो बनेगा। ठीक सर है, आप इसको बैच 2 में कराएगा ना ट्राइंगल्स को? ओके। तो ये बेस बीपीटी का जस्ट एक डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया, बीपीटी एक्चुअली होता क्या है। बीपीटी का इतना ही मीनिंग है, याद रखो इस चीज को, कोई भी ट्राइंगल में अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है डीई और बीसी ये दोनों साइड पैरेलल है, ये दोनों साइड पैरेलल है, तो ये जो पैरेलल साइड है ये बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। लेकिन अगर आपको इसको उल्टा मिले, कि आपको ऐसा मिल रहा है कि कोई एक लाइन है जो ए बी और ए सी साइड को इक्वल रेशियो में कट कर रहा है, तो फिर ये कन्वर्स हो जाएगा, तब ये जो लाइन है वो जरूर बीसी के साथ पैरेलल होगा, मतलब ये उल्टा भी आपको मिल सकता है, इसे बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है, अगर आपके पास ये दिया हुआ है कि ये कोई लाइन है जो ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में कट कर रहे हैं, इस तरह इक्वल रेशियो में कट कर रहा है, देन आपको क्या मिलेगा, देन आपको ये मिलेगा जो ये लाइन है जिसने इक्वल रेशियो में इनको काटा है वो जरूर बीसी के साथ पैरेलल होगा। डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो देखो ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है, यहां पे डीई पैरेलल था तो हमें इक्वल रेशियोज में वो साइड्स कट करता हुआ मिला, और यहां पे आपको ये दिया हुआ है कि डीई ने इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है, तो फिर ये जो लाइन है वो जरूर पैरेलल होगा। तो ये दोनों सिचुएशन एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसे बोलते हैं बीपीटी, और ये सेकंड केस जो है इसे बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी थ्योरम पे पूरा सेकंड एक्सरसाइज डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस थ्योरम को मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे ये थ्योरम, अगर ये थ्योरम एग्जाम में आया तो आप इसे प्रूव भी कर सकोगे।
ठीक है, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस थ्योरम को कैसे प्रूव करना है। देखो इसमें ध्यान से देखो, गिवन, मैं एक बार थ्योरम स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताता हूँ। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मैंने बोला था ना ये जो लाइन है डीई, ये इस तरह से बनाया जाएगा कि ट्राइंगल के किसी ना किसी एक साइड से वो पैरेलल हो। जैसे इस डायग्राम में इन्होंने डीई को बनाया बीसी के साथ पैरेलल, ठीक है। तो अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब ये जो लाइन है ये बीसी के साथ तो पैरेलल है, लेकिन बाकी दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ए बी को डी पॉइंट पे और ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मीनिंग है यहां तक। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब ये जो ए बी और ए सी है ये सेम रेशियो में डिवाइड होता है, मतलब दिस, ठीक है। मतलब एडी बाय डीबी का जो रेशियो है सेम रेशियो एई और ईसी का भी होगा, ये हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। तो गिवन स्टेटमेंट हो गया यहां से लेकर यहां तक, और टू प्रूफ का जो स्टेटमेंट है हो गया यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो इसे प्रूफ कैसे करना है देखो। तो सबसे पहले मैं एक बार इसे यहां बना लेता हूं, बना के फिर हम लोग इसको करते सॉल्व। तो एक बार पेज को थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रॉल कीजिए ना, मेरे को कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखना है। एक मिनट एक मिनट। बीपीटी का कन्वर्स है, मतलब बीपीटी में जो चीज था वही ऑपोजिट हो गया कन्वर्स में, ठीक है। हाँ सर। ए बी सी डी ई, ओके। इसमें थ्योरम नंबर 6.1 बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। तो गिवन हमारे पास है कि डीई जो लाइन यहां ड्रॉ हुआ है वो ट्राइंगल के किसी एक साइड से पैरेलल है, जैसे कि यहां डीई बीसी से पैरेलल है, ठीक है। और हमें प्रूफ करके बताना है कि ये बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे ए बी का जो रेशियो, ए बी को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा ए सी को भी उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ए बी को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, डी पॉइंट में डिवाइड हो रहा है ए बी, तो ए बी अगर डी पॉइंट में डिवाइड हो रहा है तो दो पार्ट बन रहा है, एक ए डी और एक नीचे वाला पार्ट बी डी। तो ये रेशियो बनाओ इसका, ए डी और डी बी, दो रेशियो बना। अच्छा, सेम रेशियो दूसरे साइड एसी का भी होगा। अब ई पॉइंट में ये कट हो रहा है, ई पॉइंट में ये दो हिस्सों में बट रहा है, तो फिर ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट का जो रेशियो है वो इक्वल होंगे यहाँ पे। तो यहां आप लिखोगे ए और ई सी, इस तरह, ओके। तो ये हमें प्रूव करना, लेकिन ये प्रूव ऐसे नहीं हो जाएगा, इसके लिए हमें थोड़े कंस्ट्रक्शंस लेने पड़ेंगे। और कंस्ट्रक्शन कैसा है देखो, ये जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट से आप यहां पे एक परपेंडिकुलर बनाओ, परपेंडिकुलर, हाँ ध्यान रखना, परपेंडिकुलर। इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही ले लेते हैं, क्वेश्चन में शायद एन है, इसको नेमिंग क्या है, एन, हाँ। और एक और कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा, कंस्ट्रक्शन है डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर आप बनाओ इधर, ठीक है, यहां पे इसको आप नेमिंग कर दो एम, ठीक है। और साथ ही साथ बी से सी को ज्वाइन करो, सॉरी बी से ई को, और डी को सी से, इस तरह ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करो। अच्छा, अब ये जो सारे कंस्ट्रक्शन ये अपना सबका अपना अपना यूज है, बाद में देखेंगे हम इसको। अच्छा, पहले देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले आप यहां पे ए डी ई ट्राइंगल और बी डी ई ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालो, ठीक है। मैं आपको एक चीज, एक छोटा सा चीज दिखाता हूं। मान लो इस ए ई बी को मैं एक बार रोटेट करके यहां पे बनाता हूं, ए बी को मैं नीचे बनाता हूं ऐसे। मान लो यहां है ई, यहां ए बी है,
ठीक है, और यहां पे है ये डी पॉइंट है, मैंने थोड़ा सा मान लो इसको रोटेट कर दिया। हाँ, ये जो ए ई बी है इसको मान लो रोटेट कर दिया। अच्छा, अभी ये जो वर्टेक्स ई है ना, इस ई वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया है, ये डायग्राम में आप देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, इसका नाम है ई एन। ई एन एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा हुआ है। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर हमने ई एन बनाई, ये ई पॉइंट से कहां पे बनाया, ध्यान से देखो, ई पॉइंट से हमने कहां पे बनाया, ए बी पे बनाया। ए बी पे। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए डी, और मैं ये नहीं बोल सकता क्या ई एन इज परपेंडिकुलर टू डी बी, बोल सकता हूं। अगर ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, मैंने ई एन जो है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर बनाया, ए बी के ऊपर, तो फिर मैं ये दो स्टेटमेंट इससे नहीं निकाल सकता। इसी के बेसिस में, क्योंकि ये जो ए डी है और बी डी है, ए डी और बी डी एक्चुअली है क्या, ए बी के ही तो पार्ट है। तो अगर ए बी भी कोई परपेंडिकुलर है तो मैं उसको ए डी पे या बी डी पे परपेंडिकुलर नहीं बोल सकता। बताओ, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अच्छा, अब अगर सपोज मैं इस एबीडी ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूं, तो मैं ए डी ई, हाँ ए डी ई, सो ए डी ई जो ट्रायंगल है उसका मैं एरिया निकालना चाहूं तो मैं हाफ इंटू बेस में ए डी और हाइट में ई एन लिख सकता हूं। और अगर मैं दूसरा वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूं, ई डी बी, ठीक है, ई डी बी, तो मैं उसका एरिया हाफ इंटू उसका बेस क्या है, ई डी बी का बेस है डी से लेकर बी तक, यहां तक इसका बेस है, तो बेस आप डी बी लो। लेकिन हाइट क्या है, डीबी पे क्या परपेंडिकुलर, ये देखो डीबी पे क्या परपेंडिकुलर है, ई एन, तो हाइट हो जाएगा ई एन। ठीक है, ई एन। उसी तरह से अगर आप पूरा ट्रायंगल के एरिया निकालना चाहते हो, पूरा ट्रायंगल मतलब क्या, ए बी ई तक, ए बी ई तक, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ये सारा जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही जस्ट आपको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कब कैसा सिलेक्शन, बेस और हाइट हम कैसा सिलेक्ट करते हैं। अब मुझे अगर ए बी ई का एरिया निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ए बी ई का बेस क्या है, ए बी ई का बेस है ए से लेकर पूरा बी तक, ये बेस है। अगर आप ये पूरा बेस लेते हो तब आप ए बी ई का एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, तो बेस में आप लोगे ए बी, और हाइट आप लोगे वही, इस ए बी पे क्या परपेंडिकुलर है, इधर देखो आप ए बी पे क्या परपेंडिकुलर है, ई एन परपेंडिकुलर है, तो आप यहां लोगे ई एन। तो इस तरह से डिपेंड करता बेस, मतलब आप जितना बेस लोगे उतना ट्रायंगल के एरिया निकलेगा। आप ए से लेकर डी तक का बेस लोगे तो आप ए डी ई ट्रायंगल के एरिया निकाल रहे हो, आप बी से लेकर डी तक का बेस ले रहे हो तो आप बी क्या बोलते हैं, बीडीई ट्रायंगल के एरिया निकाल रहे हो। अगर आप ए से पूरा बी तक का बेस लोगे तो आप ए बी ई ट्रायंगल के एरिया निकाल रहे हो। लेकिन ट्रायंगल जो भी ले रहे हो, एक इनका जो हाइट है परपेंडिकुलर है वो कॉमन है, वो ई एन है। तो आपने ये चेक किया है, देखो जिसका भी मैंने एरिया निकाला है सब जगह हाइट ई एन है, क्योंकि ई एन सब पे पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप एरिया निकालते हो किसी भी ट्रायंगल का तो हम बेस और हाइट का सिलेक्शन करते हैं। इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग। अब मैं इसको यहां पे फॉर्मेट में शो करता हूं। ओके, यहां पे आप एक बार के लिए कंस्ट्रक्शन मेंशन कर दो, आप क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। ये प्रूफ करने से पहले, प्रूफ स्टार्ट करने से पहले एक बार कंस्ट्रक्शन मेंशन करो, क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन, ये जो परपेंडिकुलर ये आपने खुद बनाया, क्वेश्चन में आपके पास नहीं है ये सारा चीज, तो आप लिखोगे ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, उसके बाद जॉइन बीई एंड सी डी, बस ये कंस्ट्रक्शन लिखो। उसके बाद आप प्रूफ में आ जाओ, और प्रूफ में वही करो जो मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया। मुझे एक बार ए डी ई ट्रायंगल के एरिया निकालने और एक बार
बी डी ई ट्राइंगल का एरिया निकालना है, लेकिन आप दोनों का एरिया फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो। एरिया ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया बी डी ई। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया एडीई जो है, एडीई का एरिया निकालें। आप इस मेन डायग्राम में भी देख सकते हो एडीई ये ट्राइंगल है। सो एडीई ट्राइंगल का जो बेस हम लेंगे वो एडी लेंगे, क्योंकि एडी पे ईएन परपेंडिकुलर है, तो हम लिखेंगे हाफ इंटू एडी इंटू ईएन। या फिर आप इसको यहां भी देख सकते हो, एडीई ट्राइंगल में एडी बेस है तो ईएन हाइट है। तो अभी आप चेंज करो बीडीई ट्राइंगल में, तो बीडीई ट्राइंगल ये आप देखो इधर, बीडीई ट्राइंगल, बीडी का बेस है बीडी और हाइट ईएन रहेगा, बीडी बेस और ईएन हाइट। तो ये सेम चीज आप यहां भी चेक कर सकते हो। बीडीई ट्राइंगल, बीडीई को प्रोड्यूस करने से आपको दिखेगा उसी प्रोड्यूस पार्ट पे ईएन परपेंडिकुलर होगा। तो बीडी का प्रोड्यूस पार्ट पे अगर ईएन परपेंडिकुलर, तो ईएन फिर बीडी पे भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ईएन जो है वो पूरे एबी पे परपेंडिकुलर है। इसलिए आप एबी का कोई भी हिस्सा ले लो, ईएन उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो बीडी हम बेस ले रहे हैं तो ईएन हमारा हाइट होगा। अच्छा, अब कैंसलेशन करो आप यहाँ पे। कैंसलेशन में आपको हाफ कट जाएगा, ईएन कट जाएगा, बचेगा क्या है यहाँ पर? यहां बचेगा एडी बाई बीडी। एडी बाई बीडी, ये आउटकम आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेशियो को आप नंबर 1 लो। देखो ये रेशियो क्या है, ये जो हमें प्रूफ करने दिया था ना, इधर देखो ध्यान से, इसका लेफ्ट साइड एडी बाई डीबी जो रेशियो है ना, वो हमें यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल के एरिया निकालने पर मिला, एडी बाई डीबी। अच्छा, अब हम दूसरा पेयर लेंगे। अब आप ये राइट साइड से देखो एक बार, एसी को बेस लेते हुए आप देखो ध्यान से, एडीसी पार्ट को देखो, एडीसी पार्ट को, जरूरत पड़े तो आप यहां सेपरेटली उसको बना लो एक बार ऐसे। ये मैंने सेपरेटली बना लिया, ये हो गया ए डी और यहां सी, और यहां पे है ई, यहां पे ई हो गया। अच्छा, अब यहां से डी से परपेंडिकुलर जा रहे हैं एसी के ऊपर, नाम है क्या? एम। अब ये जो मैंने डी एम परपेंडिकुलर बनाया, एक्चुअली ये पूरे एसी पे बना हुआ है, पूरे एसी पे डीएम जो हमने परपेंडिकुलर बनाया पूरे एसी पे। तो अगर मुझे एडीई ट्राइंगल के एरिया निकालना है तो मैं पूरा एसी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एई बेस, परपेंडिकुलर डीएम लेकिन एई बेस। और अगर मैं डीईसी ट्राइंगल के एरिया निकालना चाहूं तो मैं ईसी बेस, ईसी, और हाइट डीएम ही रहेगा। तो इस तरह से हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो अब मैं यहां पे इसको शो करता हूं। तो अभी कौन से ट्राइंगल है? एरिया एडीई डिवाइडेड बाई नीचे वाला ट्राइंगल का एरिया डीईसी। ठीक है, ये देखो ये डीईसी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हमने लिए, मतलब दोनों ट्राइंगल एसी साइड पे लाई करते हैं। ठीक है, आधा पार्ट में एडीई और आधा पार्ट में डीईसी। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा। अब हम इनका एरिया निकालते हैं। एडीई का जो एरिया है वो हम एई बेस और डीई हाइट लेके करेंगे, एई बेस और डीई हाइट। और डीईसी ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू बेस हम लेंगे ईसी और डीएम हाइट, मैंने गलती कर दी है, ये डीएम था ना हाइट, डीएम। हाँ, और डीईसी ट्राइंगल के लिए ईसी हो गया बेस, ये ईसी यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये हो गया बेस और डीएम हाइट। डाउट है क्या? समझ पा रहे हो ना? हाँ सर। हाफ कैंसिल कर लो, डीएम कैंसिल कर लो, तो आपको मिलेगा यहां एई बाई एसी, इसी। ठीक है, अब ये देखो टू प्रूफ का राइट साइड हमें मिल गया, एई बाई एसी वो हमें इसमें मिला, इसे आप नंबर 2 डालो। अच्छा, ये दोनों रेशियो मिल तो गए, लेकिन अब बात है हम इक्वल कैसे दिखाएंगे? ये रेशियो मिले हमें लेकिन इक्वल है, इसका तो प्रूफ यहाँ पे नहीं मिलता। तो इसके लिए हम चलेंगे, क्लास 9 का एक टॉपिक था एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम। याद है आप लोग को? क्लास 9 में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल, फिर पढ़ा था एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम। उसमें एक पार्ट था
कि दो पैरेलल लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में, मान लो ये दोनों लाइन पैरेलल है, यहां पे एक ट्राइंगल है, ठीक है, और यहां पे एक और ट्राइंगल है, ठीक है, दो ट्राइंगल है, ठीक है। तो लेकिन दोनों जो है ना, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो ट्राइंगल्स lying between the same parallel line and having the same base, अगर दोनों ट्राइंगल का सेम बेस है and lie between the same parallel line, तो फिर दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। आप लोगों को याद है ये थ्योरम? याद नहीं है? सेम थ्योरम पैरेललोग्राम में भी था। मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में मान लो यहां एक पैरेललोग्राम है, यहां एक पैरेललोग्राम है, और यहां एक और पैरेललोग्राम है, ठीक है। मान लो ये ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है, और मान लो यहां पे पी बी सी क्यू, ये दूसरा पैरेललोग्राम। दोनों पैरेललोग्राम है एंड दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, और दोनों पैरेललोग्राम का बेस सेम है। देखो कुछ मतलब कंडीशन नंबर 1, दोनों का पैरेललोग्राम होना जरूरी है। कंडीशन नंबर 2, दोनों का सेम बेस होना जरूरी है, सेम बेस। एंड थर्ड पॉइंट, सेम पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए, लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइंस। ये 3 कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। 2 पैरेललोग्राम होना चाहिए और 2 ट्राइंगल भी हो सकता है, ट्राइंगल्स जैसे ये। इसमें क्या है, 2 ट्राइंगल्स थे और इसमें क्या है, 2 पैरेललोग्राम्स थे। तो 2 पैरेललोग्राम या 2 ट्राइंगल कुछ भी हो, वो सेम बेस में होने चाहिए, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। अगर 2 ट्राइंगल है तो दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, और अगर दोनों पैरेललोग्राम है तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। तो ये था थ्योरम, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो गिवन हमें क्या दिया था इस क्वेश्चन, इस थ्योरम में, पैरेलल लाइन ना। क्या हमने अभी तक पैरेलल लाइन यूज किया? कहीं भी देखो अभी तक हमने पैरेलल लाइन का यूज किया ही नहीं कहीं पर। मतलब जो मेन इसका गिवन है, गिवन का यूज ही हमने अभी तक नहीं किया। तो गिवन का यूज हम यहाँ पे करेंगे। ये देखो ये गिवन है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। इसके बीच में 2 ट्राइंगल आप देख रहे हो, एक ट्राइंगल है बी डी ई ट्राइंगल, जिसका यूज हमने यहाँ पे किया था। ये देखो बी डी ई ट्राइंगल, हाँ, बी डी ई ट्राइंगल एक ट्राइंगल है। दूसरा है डीईसी ट्राइंगल, उसका भी हमने यहाँ पे यूज किया था, ये देखो डीईसी। तो ये जो 2 ट्राइंगल हमने यहाँ रेशियो में यूज किया, बी डीई और डीईसी, ये दोनों ट्राइंगल इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है और दोनों का बेस डीई है। चेक करो, है ना। अच्छा एक बार आप लोग रिजॉइन कर लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सब लोग फटाफट से रिजॉइन कर लो, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे।